हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप्स के फोर्स होते थे, कंटैक्ट, नॉन कंटैक्ट, बैलेंस, अनबैलेंस, सारे टाइप्स हम लोग पढ़ लिए थे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बातें की थी न्यूटन ने, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है? तो 3 लॉज थे उनके, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो लास्ट वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता था? जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होता था लेकिन नेट फोर्स जो होता था वो जीरो होता था, तो वहाँ पे कोई स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होता था। तो उसी डेफिनेशन से उन्होंने एक लॉ बना दिया जिसको बोला उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट में रहेगा, उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा जिस स्टेट में वो है, कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन यही था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो F नॉट इक्वल टू 0 है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा। यानी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कब नहीं आएगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो उसी को उन्होंने बोल दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट्स ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनटिल और अनलेस, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, वर्ड बहुत जरूरी है यहाँ यूज करना, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर बैलेंस फोर्स भी लग रहा है, एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स भी लग रहा है, तो भी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स यानी नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कब होगा? जब बाहर से फोर्स लगेगा और वो फोर्स कैसा होगा? अनबैलेंस। क्लियर है? तो उसी को उन्होंने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब यहाँ से एक कंसेप्ट आया था इनर्शिया का, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। इनर्शिया क्या होती है? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया वर्ड आ रहा है, तो इनर्शिया क्या होता है? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों जानते हैं इस चीज़ को हम लोग समझेंगे जैसे इनर्शिया को डिफाइन करेंगे। तो इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसके ऊपर अगर चेंज हो रहा होगा उसको वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, मतलब वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहेगा। इट इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, tendency of an object which resist the change in its state of motion, in its state of motion। बात वही होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर आप उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाना चाहोगे तो उसको रेजिस्ट करने वाले प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? क्या होता है इनर्शिया? जैसे मैं अभी रेस्ट में हूँ तो मैं अगर मुझे कोई मोशन में लाना चाहेगा तो मैं उसको क्या करूँगा? ओपोज करूँगा। ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है इनर्शिया? तो इनर्शिया डिपेंड करती है मास पे। किस पे डिपेंड करती है? और मास पे। और उसके साथ कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, चाहे वो अपोज करने का हो। आ रहा समझ में? ठीक है? और मास कम होगा तो इनर्शिया उसका कम होगा। क्लियर है? अब इनर्शिया जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। अब वहाँ से सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है कि इनर्शिया होता क्या है, क्यों इसको ये सारी चीज़ें बोली जाती है। क्लियर है? तो अब हम लोग जानते हैं इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। और वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो एक को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया कितने टाइप्स के? 2। एक को हमने क्या बोल दिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोल दिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और दूसरे को बोल दिया हमने इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोल दिया? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट?
इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहना चाहेगा, अगर उसके अंदर चेंज लाना चाहोगे स्टेट ऑफ मोशन में तो उसको अपोज करेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, उसके अंदर अगर चेंज लाना चाहोगे तो उसको अपोज करेगा। जैसे आप इमेजिन करो कि एक बस है और बस रुकी हुई है, आप बैठे हुए हो, तो आप किस में हो, रेस्ट में। लेकिन जैसे ही बस खुलती है, चलना शुरू करती है, तो आप लोग क्या करते हो, पीछे की तरफ भागते हो। वो क्या दिखाता है, वो आपकी इनर्शिया को दिखाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में थे तो आप चाहते हो रेस्ट में रहो, और बॉडी आपको, बस आपको आगे लेके जाना चाह रही है, तो आप लोग पीछे हट के बताना चाह रहे हो कि हम किस में जाना चाह रहे हैं, रेस्ट में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर कुछ देर चलने के बाद हम लोग मोशन में आ जाते हैं तो बस की स्पीड हमें भी मिल जाती है, तो हम लोग मोशन में आ जाते हैं। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो हम लोग आगे की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे किसको अपोज कर रहे होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन को। क्यों? क्योंकि अब हमारा बॉडी मोशन में आ चुका है, अब ब्रेक डाल करके आप रेस्ट में लाना चाह रहे हैं, तो उसको अपोज करते हैं। तो उसको अपोज करने के लिए हम लोग किधर की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ। वहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि हम मोशन में हैं, तो हम मोशन को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। मोशन में अगर जो चेंज ला रहे हैं उसको हम अपोज कर रहे हैं। तो इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं, रेस्ट और मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। किसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, किसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन? क्लियर है? अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। उसके अंदर कोई चेंजेस लाओगे तो उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर है? तो बॉडी इन रेस्ट अपोजेस चेंजेस इन इट, body in motion opposes changes in it। और एग्जाम्पल अपना क्लियर हो चुका है, बस वाला एग्जाम्पल भी क्लियर है, आ रहा समझ में। जैसे आप बस के ऊपर कोई सामान रखते हो और उसको आप बांध के नहीं रखते हो, तो बस पे रख दिए तो वो रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही बस चलती है वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में था और बस जब चली तो मोशन में आई, तो उसको अपोज करने के लिए अपने आपको वो क्या किया, चेंज किया, इस वजह से वो क्या होता है, गिर जाता है। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, बांध के रखते हैं कि जो इनर्शिया में उसके चेंजेस आएंगे उसको हम लोग रोक के रखेंगे। अब हमने एक बात बताया कि इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, और मास के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी उसको अपोज करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। आ रहा समझ में? मोशन में होगा तो वो ज़्यादा तेजी से मोशन में होगा, अगर उसको रोकना चाहोगे तो उसको अपोज करेगा, ज़्यादा अपोज करेगा वो। क्लियर है? तो एक टर्म आता है मास। तो मास होता क्या है, अब मास होता क्या है, तो इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कि ये इनर्शिया का मेजर है, कितना हमारे बॉडी में इनर्शिया है उसको मेजर करने वाले क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मास। क्लियर है? तो मास को कैसे डिफाइन करेंगे, मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया के मेजर को हम लोग क्या बोलेंगे, मास। और ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके साथ, इनर्शिया के साथ। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। जैसे ही उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाओगे उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाएगा। क्लियर है? इसीलिए इसको हम लोग बोले क्या, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया भी यही बोलता था, बॉडी अपने स्टेट में ही रहना चाहता है और कोई भी चेंजेस लाओगे तो उसको वो अपोज करता है। क्लियर है? आज समझ में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोला जाता था कि बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट या एक्ट ऑन इट। ध्यान रखना है किस बात का, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का। क्लियर है? अगर अनबैलेंस आप नहीं लिखते हो तो आपका डेफिनेशन जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बैलेंस फोर्स होगा तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में अभी भी चेंज नहीं करेगा, यानी कि आपका डेफिनेशन जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग का आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म के बारे में जानना होगा, और हमारा टर्म है क्या, मोमेंटम। टर्म क्या है, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, ऐसे डिफाइन करते हैं मोमेंटम को, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। मतलब अगर कोई बॉडी के पास मास है और वो मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगा। अगर उसके मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक मोमेंटम निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसके पास एक टर्म आ जाएगा या एक क्वांटिटी आ जाएगी, क्या? मोमेंटम। क्लियर है? मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी का मास और उसके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? मोमेंटम। और मोमेंटम को हम लोग दिखाते हैं P से, तो P इक्वल टू होता है m इंटू वी। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होता है, मास का यूनिट क्या होता है? kg, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो मोमेंटम क्यों डिफाइन किए, इस चीज़ को अब क्लियर करेंगे हम लोग। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है? कोई बॉडी मूव करेगा तो उसके पास एक और टर्म कौन सा आएगा? मोमेंटम। क्या आएगा? मोमेंटम। क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी है तो उसके पास मास होगा और मूव कर रहे हैं यानी उसके पास वेलोसिटी होगा, तो उसके पास एक और नया टर्म निकल के आ जाएगा, क्या? मोमेंटम। क्लियर है? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है? अब हम लोग आते हैं अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? क्लियर है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स को डिफाइन भी करता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to rate of change of momentum of that body। क्या बोला गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? कि नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी का मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो बताएगा कि उसके ऊपर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इसको हम लोग डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स को डिफाइन कर रहा होता है। क्या बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके मोमेंटम टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो यहाँ पे टर्म आ रहा है चेंज। तो हम लोग चेंज तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चेंज क्या होता है? तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और किसका चेंज चाहिए? चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले हमें निकालना होगा इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं? यू से। आप लोग मोशन में पढ़े होंगे यू क्या होता था हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। और वी क्या होता है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है? तो इनिशियल मोमेंटम चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता था? मास इंटू वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम चाहिए तो वेलोसिटी कौन सा लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम अगर हमें चाहिए तो फाइनल मोमेंटम अगर हमें चाहिए तो हमें कौन सा वेलोसिटी लेना होगा? फाइनल वेलोसिटी। अब चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, एम वी माइनस एम यू। आ रहा समझ में? अब हम लोग आते हैं अपने डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या बोला कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो नेट फोर्स एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक और वर्ड आया यहाँ पे रेट। तो इसके बारे में भी हम मोशन वाले में बताए थे कि जब भी हमें फिजिक्स में रेट वर्ड आएगा यानी वो टाइम के साथ क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। यानी उस क्वांटिटी को टाइम के साथ हमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा? एम वी माइनस एम यू। और रेट के लिए हम लोग नीचे क्या लगा देंगे? टी लगा देंगे। अब एम दोनों जगह है तो एम को हम लोग अगर कॉमन लेंगे तो एफ नेट अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम को कॉमन लिए तो वी माइनस यू बाई टी। अब वी माइनस यू बाई टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टी यानी कि रेट ऑफ वेलोसिटी में चेंज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता था? एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? अगर बात करें इसको यहाँ से तो एफ नेट अब हम लोग क्या लिखेंगे? तो एफ नेट लिखेंगे, एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, सिंस v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। आया समझ में? नहीं आया?
एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v माइनस यू बाई टी इक्वल टू एक्सेलरेशन। होगा या नहीं होगा? तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं k m a, तो f नेट आ जाएगा k m a, और यही हमारा फोर्स का क्या होगा? फॉर्मूला होगा, f इक्वल टू k m a। है समझ में? कहाँ से आया फॉर्मूला फोर्स का? तो फोर्स का फॉर्मूला आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, मोशन से। उन्होंने क्या बोला, न्यूटन ने क्या बोला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसके ऊपर वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा, कि उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है वो डिफाइन करेगा कि उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। आया समझ में? कोई दिक्कत है? तो यहाँ से एफ नेट का फॉर्मूला क्या है? के एम ए। क्लियर है? तो अब यूनिट फोर्स को जब डिफाइन किया गया, क्लियर है आप लोग को? इसको रब कर दिया जाए, सिंपल सा है। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। इनिशियल मोमेंटम चाहिए तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले लेंगे। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डेफिनेशन से कैसे लिखें? तो एफ नेट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी माइनस एम वी, और रेट यानी कि नीचे में क्या आ जाएगा? टाइम। एम कॉमन आएगा, वी माइनस वी बाई टी, और वी माइनस वी बाई टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए के हम लोग क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। हमारा के क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत है? मिटा दिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, तो यूनिट फोर्स को डिफाइन किया गया। अब यहाँ से वर्ड आएगा यूनिट। हमने बोला था कि फोर्स के यूनिट, फॉर्मूला, ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे डिफाइन करेंगे जब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, तो वो टाइम हमारा आ चुका है। क्लियर है? अब हमने बात किया था क्या? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है? न्यूटन। ये बात हमने पहले भी बता दिया था, अब वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। अब एफ इक्वल टू क्या होता है? के एम ए। के तो कांस्टेंट है, एम ए फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल एन से दिखाते हैं, न्यूटन। के मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन किसके बराबर होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूनिट फोर्स को डिफाइन किया हम लोग। यूनिट फोर्स को जब डिफाइन करना पड़ा तो वहाँ पे जो के का वैल्यू निकल के आया वो कितना आ गया? 1। कितना आया? 1। तो हम लोग के को जनरली कितना लेके चलते हैं? 1। तो वहाँ से हमारा जो फोर्स आ जाता है वो क्या आ जाता है? एफ इक्वल टू एम ए सिंस के इज इक्वल टू 1। कहाँ से ये आया था वैल्यू? यूनिट फोर्स से। कहाँ से? यूनिट फोर्स। यूनिट फोर्स का मतलब हुआ कि 1 न्यूटन। तो इसको 1 लिया गया, तो इनको भी 1 ले लिया गया और इनको भी 1 ले लिया गया। तो वहाँ से क्लियर हो गया कि यूनिट फोर्स से के का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 1। तो यूनिट फोर्स को अगर हमें डिफाइन करना होगा, जैसे 1 न्यूटन को हमें डिफाइन करना है, तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे यूनिट फोर्स को? तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और 1 मीटर पर सेकेंड के साथ वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 1 न्यूटन का। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 kg मास 1 मीटर 1 सेकेंड में अगर वो मूव कर रहा है तो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर वो क्या लग रहा होगा? 1 न्यूटन का। तो कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg accelerates with 1 meter per second square, then the force acting on that object इज 1 न्यूटन। अरे इसको 1 चाहिए तो इनको 1 बनाना होगा, और के का वैल्यू हम लोग यूनिट फोर्स के लिए क्या ले लिया हमने? 1। तो ये तो 1 हो गया। अब ये दोनों भी प्रोडक्ट में 1 आएगा तभी तो 1 × 1 1 होगा। तो इनको 1 बनाना है, तो इसको भी हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया, और इसको भी हमने क्या ले लिया? 1। तो ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, तो 1 × 1 क्या आ गया? 1। RHS भी 1 और LHS भी 1। तो वहाँ से डिफिनेशन आया किसका? 1 न्यूटन का। और कैसे डिफाइन किया कि अगर कोई बॉडी का मास 1 kg है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? 1 न्यूटन का। आया समझ में? और यहाँ से हम लोग यूनिट फोर्स से हम लोग के का वैल्यू क्या निकाल लिए? 1। और इसलिए हम लोग के को हमेशा 1 लेके चलते हैं। तो फोर्स का जो फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें क्या याद रखना है? एफ इक्वल टू मास इंटू
एक्सेलरेशन, के का वैल्यू क्या ले लिया हम लोग 1। क्लियर, कहाँ से आया था के का वैल्यू 1, तो यूनिट फोर्स को डिफाइन किया गया, तो सबको जब 1 रखा गया तो के का वैल्यू क्या निकल के आ गया था 1। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आया समझ में। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो अगर आप लोग ध्यान से देखें इस फॉर्मूले को, अगर इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान से देखें तो F इक्वल टू हमारा क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी तो हमें 3 ही वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये एक्सेलरेशन जो है हम लोग लास्ट मोशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े होंगे न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो था वो डिपेंड करता था बहुत सारी चीज़ों पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करता था और टाइम पे। और एक्सेलरेशन का अगर डेफिनेशन भी देख लो तो क्या आता था, v माइनस यू बाई टी आता था या नहीं आता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही था ना एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। यानी कि हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन अगर क्वेश्चन में नहीं दे, v और u दे, तो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन का भी यूज करना पड़ेगा। देखिए मास तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब मास को कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको क्या दे सकता है, तो मास का रिलेशन किसके साथ है, मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास का एकमात्र रिलेशन किसके साथ आपको यूज करा सकता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के साथ। लेकिन एक्सेलरेशन आपका कहाँ से यूज कराएगा, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको यूज करना होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझने के लिए आपके पास ऑलरेडी वीडियो डाला गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है, कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से नहीं समझते हैं तो 9th के फिजिक्स की कोई चैप्टर आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हर वो चीज़ में ये यूज़ होने वाला है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक्सेलरेशन आ गया और एक्सेलरेशन इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में था। क्या कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस। देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है। तो डिपेंड करेगा ना कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एक्सेलरेशन अगर डायरेक्ट देता है तब तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे, अगर एक्सेलरेशन नहीं देता, हमें v u t s देता है, तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। डरने की कोई बात नहीं होगी, हमें यूज करना होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे बोल दिया कि ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन 30 सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दे दिया। हमें फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया था, एक्सेलरेशन नहीं दिया था। अब एक्सेलरेशन नहीं दिया तो हमें कहाँ से लाना पड़ेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन समझना ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है, क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा उस चीज़ को। अभी हम लोग जान लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। क्लियर है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन two different bodies। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना है हमें। क्लियर है, बोल रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर एक्शन लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शन। क्लियर है कि हर एक्शन के लिए क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये एक्शन इसके ऊपर लगा रहा है तो ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है, रिएक्शन। अब क्या बोला गया कि बोथ एक्स, अब इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब अगर एक्शन इधर लग रहा होगा तो रिएक्शन इधर लग रहा होगा, डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा। एक्शन इधर लग रहा होगा तो रिएक्शन इधर लग रहा होगा। क्लियर है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम। इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब समझ में आया, इक्वल यानी कि मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है,
मैग्नीट्यूड, और ऑपोजिट यानी कि डायरेक्शन का बात कर रहा है। क्लियर है कि जो फोर्स लग रहे होंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। अगर एक्शन इधर लग रहा है तो रिएक्शन इधर लगेगा, अगर इधर से 50 न्यूटन का एक्शन लग रहा है तो रिएक्शन भी 50 न्यूटन का लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का अलग होगा। फिर बोला गया कि बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये एक्शन इस पे लगा रहा है ना, तो इस बॉडी पे क्या लगा, एक्शन, और रिएक्शन कौन लगा रहा है, ये, तो वो रिएक्शन किस पे लग रहा है, इस पे। क्लियर है, तो एक्शन इस पे लगा, रिएक्शन इस पे लगेगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो लगते हैं दोनों किस पे लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ का कि एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पे नहीं लगेंगे, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। कोई अगर आपको थप्पड़ मार रहा है तो एक्शन आपके बॉडी पे लगा और रिएक्शन उसके हाथ में लगा, उसको भी थोड़ा बहुत दर्द होता है नहीं होता है, वो किसकी वजह से, रिएक्टिव फोर्स की वजह से। जितना न्यूटन से उसने मारा था उतना ही न्यूटन उसको भी लगा है। क्लियर है, लेकिन एक्शन हमारे ऊपर लगा और रिएक्शन उसके ऊपर लगा। डायरेक्शन दोनों का अलग होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। इसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, जब हम लोग गन को, रिवॉल्वर को शॉट करते हैं तो बुलेट आगे निकलता है तो वो क्यों पीछे आता है, तो बुलेट एक्शन लगा के गया बाहर, गन बुलेट के ऊपर एक्शन लगाया, तो बुलेट गन के ऊपर क्या लगाया होगा, रिएक्शन। जितना न्यूटन का वो फोर्स लगाया होगा उतना ही ये भी लगाया होगा, इस वजह से बुलेट पीछे की तरफ आया। एक्शन आगे की तरफ गया तो रिएक्शन पीछे की तरफ। बोला गया ना कि वो डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। बोला गया है ना ये कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, एक्शन आगे लग रहा है तो रिएक्शन पीछे। तो अगर गोली आगे जा रहा है तो गन किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगेंगे, सेम बॉडी पे दोनों नहीं लगेंगे। और इक्वल बोल रहा है मैग्नीट्यूड के लिए, जितना फोर्स एक्शन का होगा उतना ही रिएक्शन का होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का उल्टा होगा। इसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया, ऑपोजिट वर्ड का यूज किया गया है। क्लियर है, एग्जाम्पल भी क्लियर है हम लोग का। एक्शन अगर ये लगा रहा है तो रिएक्शन ये लगाएगा, एक्शन इस पे लगेगा तो रिएक्शन इस पे लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग। गन वाला भी क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो ये था आप लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में जब एनसीईआरटी का करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।